चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ आइसोलेटेड सेल इज कॉल्ड एज। आपको पूछा जा रहा है जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है या डायग्नोस किया जाता है डिजीज का, वो हम लोग आइसोलेटेड सेल की हेल्प से जब हम लोग करेंगे तो उसको क्या कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइटोपैथोलॉजी। ठीक है, जो साइटोपैथोलॉजी होता है इसमें हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे साइटोपैथोलॉजी में आपको याद रखना है कि साइटोपैथोलॉजी में क्या होता है कि जो आइसोलेटेड सेल होते हैं उससे हम लोग डिजीज का पता लगाते हैं। ठीक है, और हिस्टोपैथोलॉजी जो होता है इसमें हम लोग टिश्यू के हेल्प से हम लोग जो है डिजीज का पता लगाते हैं। और हेमेटोलॉजी, तो हेमेटोलॉजी के बारे में तो आपको पता है कि ब्लड और जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, तो इसके बारे में जो है वो हम लोग हेमेटोलॉजी में पता लगाते हैं। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी में आपने टिश्यू प्रोसेसिंग का नाम सुना होगा। ठीक है, माइक्रोटॉमी के बारे में सुना होगा। ये सारे हिस्टोपैथोलॉजी में आते हैं। ठीक है, अब यदि हम लोग हेमेटोलॉजी के बारे में बात करें, टेस्ट के बारे में, तो सीबीसी आपने सुना, बहुत कॉमन है, कंप्लीट ब्लड काउंट या कंप्लीट ब्लड पिक्चर। ठीक है, ईएसआर के बारे में सुना होगा, एपीटीटी के बारे में सुना होगा। तो ये सारे जो है हम लोग टेस्ट करते हैं हेमेटोलॉजी के अंदर। ठीक है, और हिस्टोपैथोलॉजी में तो आपको यहाँ पे टेस्ट बताया, आपको टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं, माइक्रोटोमी। ठीक है, और अब ये जो टिश्यू है, टिश्यू क्या करते हैं, इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं किसी डिजीज के लिए। ठीक है, जो टिश्यू होगा बॉडी के किसी पार्ट से हम लोग टिश्यू को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी में, और उसको भी हम लोग अंडर माइक्रोस्कोपी हम लोग उसको एग्जामिन करेंगे। और जैसे साइटोपैथोलॉजी है तो एक छोटा सा हम लोग क्या लेंगे, स्मॉल क्लस्टर लेंगे सेल्स का, और उसको हम लोग स्टडी करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, वो साइटोपैथोलॉजी में। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब जो नेक्स्ट है वो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, डैश आर सैंपल ऑफ टिश्यू रिमूव फ्रॉम अ पेशेंट फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। अब पूछा जा रहा है इसमें क्या है कि कौन सा सैंपल ऑफ टिश्यू जो है रिमूव किया जाता है पेशेंट से डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बायोप्सी। ठीक है, जो बायोप्सी जो होता है उसमें सैंपल को, जो टिश्यू सैंपल होते हैं उसको रिमूव किया जाता है पेशेंट से डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं, स्मॉल सैंपल लेते हैं, स्मॉल टिश्यू सैंपल लेते हैं, ये आपको याद रखना है, स्मॉल टिश्यू सैंपल। ठीक है, ये बस रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज़्यादा सैंपल की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है, ताकि जो है इसको हम लोग अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया जा सके। जो स्मॉल टिश्यू सैंपल हम लेते हैं उससे हम लोग जो डिजीज है उसके बारे में पता करेंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम लोग उसका टिश्यू का कर सकेंगे। ठीक है, तो उस कारण से यहाँ पे थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है टिश्यू का। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। पैथोलॉजी टर्म इज द स्टडी ऑफ, जो पैथोलॉजी टर्म है उसमें हम लोग स्टडी करते हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिजीज। जो डिजीज है उसके बारे में स्टडी हम लोग पैथोलॉजी में करते हैं। ठीक है, पैथोलॉजी क्या है, तो पैथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस that involves the study of disease through the examination of surgically removed
ऑर्गेन्स या बॉडी टिश्यू, ठीक है, ये भी याद रख ले। बॉडी फ्लूइड, बॉडली फ्लूइड्स या टिश्यू जो बायोप्सी सैंपल होते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में जो होता है पूरा होल बॉडी ही, ठीक है, जैसे ऑटोप्सी में होता है कि पूरा का पूरा जो डिजीज के बारे में डायग्नोस करने के लिए पूरा का पूरा बॉडी ही ले लिया जाता है आखिरकार। जैसे कि किसी का डेथ हो जाता है तो आखिरकार वो कौन से डिजीज से प्रभावित होगा जिस वजह से उसकी डेथ हुई है, तो उसके कारण को पता करने के लिए ऑटोप्सी करते हैं, ठीक है। उसमें पूरा का पूरा बॉडी ही ले लिया जाता है एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना ये सारे पैथोलॉजी के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नोन फॉर द फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी। मॉडर्न पैथोलॉजी का जो फादर है उसको किसको बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुडोल्फ विर्चो। अब जो रुडोल्फ विर्चो है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न जो पैथोलॉजी है, मॉडर्न पैथोलॉजी उसके फादर बोलते हैं रुडोल्फ विर्चो को, ठीक है। ये 1821 से 1902, ठीक है, यानी यहाँ उनका जन्म हुआ है और ये उनका डेथ हुआ है इसमें। एक ये जर्मन फिजिशियन है, ऑर्थोपोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं और एक सोशल रिफॉर्मर है, ठीक है। इनका जो मेन है, इनको सेलुलर पैथोलॉजी के फील्ड में जो है इसके फाउंडर के रूप में इसको जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, ही इज बेस्ट नोन एज द फाउंडर of the field of cellular pathology, ठीक है। तो सेलुलर पैथोलॉजी के फील्ड को मतलब एक फाउंडर के रूप में इनको माना जाता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द स्टडी ऑफ रिमेन्स वन ऑफ द मेन डोमेन्स ऑफ पैथोलॉजी। तो आपको यहाँ पूछा जा रहा है जो स्टडी है, डैश रिमेन्स वन ऑफ द मेन डोमेन, जो पैथोलॉजी का मेन डोमेन है वो कौन होगा इसमें से आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन डी, पैथोजेनेसिस, ठीक है। यानी पैथोलॉजी के अंदर जो है ये पैथोजेनेसिस आ जाएगा। पैथोजेनेसिस है क्या ये आपको पहले समझ लेना चाहिए। जो पैथोजेनेसिस जो है ये प्रोसेस है जिसमें कि जो डिजीज है और जो डिसऑर्डर डेवलप होते हैं उसके बारे में हम लोग जो है इसमें एक तरह से पता लगाते हैं इसमें, ठीक है। यानी पैथोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो डिजीज और जो डिसऑर्डर डेवलप हो रहे हैं वो पैथोजेनेसिस कहलाएगा, ठीक है। याद रखना है आपको, पैथोजेनेसिस इज द process by which a disease or disorder develops, ठीक है। ये पैथोजेनेसिस रहेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये मेन डोमेन है पैथोलॉजी का, पैथोजेनेसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, What solution is used to maintain sterility in labs। जो स्टेरिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए लैब में हम लोग कौन से सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग लैब को स्टेराइल करने के लिए, लैब को स्टेरिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। इसका यदि हम लोग फार्मूला के बारे में बात करें, NaOCl, ठीक है, ये हमारा हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। एक सॉल्यूशन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, तो क्लोरीन को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से, ठीक है। यानी इसको हम लोग तैयार कैसे करेंगे, क्लोरीन को हम लोग किसे रिएक्ट करवाएंगे, रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको हम लोग कॉमनली और भी क्या कहते हैं, इसको हम लोग ब्लीच, ठीक है, आपने सुना भी होगा, ब्लीच के बारे में सुना होगा।
ये ब्लीच इसका इस्तेमाल जो है बहुत सारे जो लॉन्ड्री में वॉश करने के लिए जो होता है, क्लॉथ वॉश के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट के रूप में, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको एक्सीलेंट डिसइंफेक्टेंट भी बोलते हैं। इन्फेक्टेंट, ठीक है। तो एक्सीलेंट डिसइंफेक्टेंट भी है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी है ये। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। तो ये तो हमारा हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड के बारे में, ठीक है, कि सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है लैब को स्टेराइल करने के लिए, लैब की स्टेरिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन इज यूज्ड टू, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन है इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेपरेट डीएनए। डीएनए को सेपरेट करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सेपरेट डीएनए जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है डीएनए को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे क्या बोल रहा है, द सेल रिलेटेड टू द ब्लड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, जो सेल रिलेटेड टू ब्लड है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमेटोपोएटिक सेल। हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो होता है वो जितने भी आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, यानी सबके जो फॉर्मेशन है वो इसी की वजह से होता है, हेमेटोपोएटिक जो स्टेम सेल होता है उसकी वजह से, ठीक है। तो इसको हम लोग ये कर सकते हैं, द सेल रिलेटेड टू ब्लड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज हेमेटोपोएटिक सेल, ठीक है। अब एक हमारे जो फर्स्ट है ओस्टियोब्लास्ट सेल, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ओस्टियोब्लास्ट क्या, एक लार्ज सेल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? जो बॉन का फॉर्मेशन होता है उसके लिए, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये जो बॉन फॉर्मेशन होता है, बॉन फॉर्मेशन इसमें दोनों, ठीक है, यानी बोथ इनिशियल बॉन फॉर्मेशन और एक और आप रख लो जो जो बाद में जो होता है रिमॉडलिंग जो होते हैं उसके लिए भी, लेटर बॉन्ड रिमॉडलिंग, इन दोनों के लिए जो होता है इनिशियल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए और लेटर बॉन्ड रिमॉडलिंग, जो बाद में जो रिमॉडलिंग होती है बॉन्ड की उसके लिए, दोनों के लिए जो है ये हमारा ओस्टियोब्लास्ट सेल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एक लार्ज सेल होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक आपको ये भी याद रखना है जो मिनरलाइजेशन होता है वो दोनों काम करेगा, ठीक है। सिंथेसिस और मिनरलाइजेशन जो होगा बॉन्ड का, ये दोनों काम कौन करेगा? ओस्टियोब्लास्ट सेल करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है कॉन्ड्रोसाइट सेल। जो कॉन्ड्रोसाइट सेल होता है उस कॉन्ड्रोसाइट सेल के बारे में यदि हम बात कर लेते हैं तो कॉन्ड्रोसाइट सेल जो होता है ये मेंटेन करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, ठीक है, और प्रोड्यूस करता है जो कार्टेज मैट्रिक्स होता है उसको ये प्रोड्यूस करता है। तो ये आपको याद रखना है, कॉन्ड्रोसाइट मेंटेन द एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स ECM इसको कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एंड प्रोड्यूस द कार्टेज, जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज मैट्रिक्स ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो कार्टिलेज मैट्रिक्स है वो प्रोड्यूस कौन करता है? तो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, ठीक है। तो कॉन्ड्रोसाइट सेल जो होता है वो क्या करता है? वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को मेंटेन करता है और प्रोड्यूस करता है, जो कार्टेज मैट्रिक्स होता है उसको ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये जो होता है ये सराउंडेड होता है, किसके सराउंडेड होता है?
तो जो कोलेजनियस फाइबर्स होते हैं उसके सराउंडेड होगा, ठीक है, सराउंडेड बाय कोलेजनियस फाइबर्स। कॉन्ड्रोसाइट जो है वो रिलीज करता है, सब्सटेंस रिलीज करता है जो कार्टेज तैयार करता है, ठीक है, वो सब्सटेंस ये रिलीज करेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा एक और बच गया इसमें ऑप्शन है मेगाकार्योसाइट सेल। जो मेगाकार्योसाइट सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो ये आपको याद रखना है, जो मेगाकार्योसाइट जो साइट सेल होते हैं ये एक हेमेटोपोएटिक सेल ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका काम थोड़ा सा अलग है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ब्लड प्लेटलेट होता है उसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको बस इतना सा याद रखना है, जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, तो ब्लड प्लेटलेट्स के लिए जो उसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, तो मेगाकार्योसाइट्स। लेकिन यहाँ पे द सेल रिलेटेड टू ब्लड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेमेटोपोएटिक सेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मे बी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वो किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है और कई बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, या फॉलेट बोल सकते हैं इसको, विटामिन B9, ठीक है, इसकी डिफिशियंसी से जो है ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है ये एक मैक्रोसाइटिक एनीमिया इसको कह सकते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है, ये एक टाइप है मैक्रोसाइटिक एनीमिया में, जिसमें क्या होता है, जिसमें विटामिन डिफिशियंसी इसको बोल सकते हैं एनीमिया। यानी इसमें क्या होता है, किस विटामिन की डिफिशियंसी होता है, तो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, ठीक है, इसकी डिफिशियंसी हो जाती है इसमें, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका मेन कारण क्या है होगा, तो विटामिन B12 और फॉलेट की डिफिशियंसी। अब इसकी पूर्ति कैसे किया जाएगा, तो जो विटामिन B12 है वो मीट में मिल जाता है, ठीक है, जो बीफ लिवर होता है उसके अंदर मिल जाता है, एग में मिल जाता है, मिल्क में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब यदि हम लोग फॉलेट के बारे में बात करें, फॉलेट या फॉलिक एसिड जो है उसके बारे में, तो ये जो स्पैनिक है इसके अंदर मिल जाएगा, ऑरेंज के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, जो स्प्राउट है उसके अंदर मिल जाएगा, बीफ लिवर है इसमें भी मिलेगा, ठीक है, आपको याद रखना है। तो इन सब के अंदर जो है ये फोलेट की जो डिफिशियंसी है ये सारे डाइट से ये खत्म हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है वो देखते हैं। विच WBC इज कैरेक्टरिस्टिकली इंक्रीज इन मलेरिया। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा WBC है जो कि इंक्रीज हो जाता है मलेरिया की कंडीशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोनोसाइट, ठीक है। ये जो मोनोसाइट है ये इंक्रीज हो जाएगा जब मलेरिया कंडीशन रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। मल्टीपल रिंग विच RBC इज सीन इन मलेरिया काउज्ड बाय। जो मल्टीपल रिंग्स दिखते हैं तो वो किसके वजह से दिखते हैं, मल्टीपल रिंग्स मलेरिया कंडीशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी फैल्सीफेरम। पी फैल्सीफेरम की कंडीशन में जो होगा मल्टीपल रिंग्स विच RBC इज सीन इन मलेरिया, ठीक है। जो RBC में जो मल्टीपल रिंग्स के फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है, जब हम लोग स्लाइड तैयार करते हैं तो वहां पे हम ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पे रिंग्स शेप में हमको दिखेंगे। तो इसलिए देखते हैं क्योंकि वहां पे वो जो है वो किसके वजह से वो मलेरिया हुआ है, तो फैल्सीफेरम की वजह से। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की वजह से यदि मलेरिया है तो आपको अब रिंग शेप आपको देखने के लिए स्लाइड में मिलेंगे, ठीक है। चलिए आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फ्लोइंग आर मेथड्स टू डिटेक्ट मलेरिया पैरासाइट। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा मेथड है जिससे हम लोग मलेरिया पैरासाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, थिन स्मेयर, थिक स्मेयर, क्वांटिटेटिव बफी कोट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। यानी इन सारे मेथड का इस्तेमाल किया जाता है मलेरिया को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। आई होप कि ये जो क्वेश्चन का सीरीज था, ये पूरा जो वीडियो है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कभी ना कभी आपको मिल ही जाएंगे
और आप इसको अच्छे से देखो, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, ठीक है। और हमारी जो एडवाइस है आप उसको भी थोड़ा ख्याल में रखना कि जितने भी क्वेश्चन हैं उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, कई बार ये ऑब्जेक्टिव जो आपके ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं, इसी ऑप्शन में से आपको क्वेश्चन दिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से इस ऑप्शन को भी लेके आप प्रिपेयर रहो, ताकि एग्जाम में जो है यदि ऑप्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसका आसानी से जवाब दे पाओ, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।